अड्डा, मैं हूं तमन्ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि देश की सारी करेंसी को वो मैनेज करे। नोटबंदी के बाद ये तय करना कि नए नोट जल्द से जल्द लोगों के पास पहुंचे, बैंक ठीक से काम करे, लोगों को दिक्कतें ना हो बैंक में, ये सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की बनती है। नोटबंदी के पहले कुछ दिनों के बाद नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की निंदा इस बात के लिए होने लगी कि ऐसे मुश्किल समय पर वो मार्केट और आम जनता को सही तरीके से आश्वासन देने में नाकामयाब दिखे। कई दिनों तक कुछ बोले भी नहीं। सारे फैसले और जानकारी वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर देते रहे। आज नोटबंदी के बाद पहली क्रेडिट पॉलिसी में उम्मीद की जा रही थी कि उर्जित पटेल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और साफ साफ जनता को कम से कम ये तो बता ही देंगे कि कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर रेट कट तो हो जाएगी। ना रेट कट हुई और ना इस सवाल का जवाब मिल पाया, क्योंकि यही सवाल है जो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आरबीआई गवर्नर से पूछा। सर, सबसे बड़ा सवाल जो सभी लोग इस समय पूछ रहे हैं कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं, आपने जैसे कुछ डिटेल्स दिए कि कितने नए आपने करेंसी नोट्स जारी किए हैं, आपका क्या असेसमेंट है कि अभी कितना डेफिसिट है, कितने और कैश आपको देना पड़ेगा, प्रिंट करना होगा या बैंकों को सप्लाई करना होगा, और कब तक आपको लगता है कि जो आपने विड्रॉवल्स पे लिमिट लगाई है वो आप हटा पाएंगे और जैसे 8 नवंबर तक था वैसे ही एटीएम और बैंक से पैसे निकल पाएंगे? Thanks, sir. As I mentioned in my opening remarks also, large quantities of notes in various denominations have already been supplied to the public, and it is continuously being supplied also. So the tendency to hoard, that's what is we appeal to the public, that they need not worry about availability. It is continuously coming. So if they would freely recirculate the notes that they have, then this problem will not be there. So that is what we are saying continuously. We are assuring the public that continuous supply will be coming along. And about the limits to be revised, and that is a constantly in our radar. Constantly we are recalibrating the needs of the public and accordingly modifying it. Okay. तो साफ सिंपल सवाल था कि कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे, जो विड्रॉल पर अभी लिमिट है वो खत्म हो जाएगी और कब तक जो कैश आना है सिस्टम में वो आ जाएगा। उसका साफ जवाब नहीं मिला। साथ में ही जो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट का ब्याज दरों में कटौती होगी, वो नहीं हुआ। माना जा रहा था कि इस वक्त ऐसी स्थिति में उस बाम की जरूरत है इकोनॉमी को, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आज हम उठाएंगे आवाज अड्डा में। जीडीपी के अनुमान कम किए गए हैं, हालांकि आरबीआई ने साफ किया कि ये नोटबंदी के कारण उन्होंने अनुमान नहीं कम किया है, लेकिन क्या असर पड़ेगा नोटबंदी का जीडीपी पर? इस सब के बाद जो लक्ष्य था क्या वो पूरा होता दिख रहा है? क्योंकि आज आरबीआई ने खुद माना है कि कम से कम 11.5 लाख करोड़ रुपए वापस सिस्टम में आ गए हैं। तो कहां है काला धन, कैसे उसको पकड़ा जाएगा, इस सब की आज हम चर्चा करेंगे आवाज अड्डा पर। इसलिए हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि आपके मुताबिक नोटबंदी नाकामयाब रही है, हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। हमारे ट्विटर पोल पर जाकर जरूर अपनी राय बताएं। आवाज अड्डा पर आज हम हमारे मेगा पैनल में वेलकम करते हैं ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी पर कई दशकों से काम करने वाले प्रोफेसर अरुण कुमार को। स्वागत है आपका सर। TheWire.in के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु हमारे साथ हैं। SK एडवाइजर्स के चेयरमैन सुनील अलग जुड़े हैं। ब्रुकिंग्स इंडिया के सीनियर फेलो शमिका रवि जुड़ी हुई हमारे साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी इस पूरे चर्चा में हिस्सा लेंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार, आज करीब 1 महीने बाद अगर ये समीक्षा की जाए कि क्या जो फायदे मिलने थे नोटबंदी के वो आते दिख रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा सवाल या निशान इस फिगर से आता है जो आरबीआई ने आज औपचारिक तौर पर बताया कि करीब 11.55 करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में आ गए हैं। हमारे सूत्र बता रहे कि अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट के रिसीट्स इसके साथ जोड़े तो ये फिगर और बढ़ जाता है। लेकिन जो पैसा एक्सटिंग्विश होना था, खत्म होना था, वो कहां पर है? देखिए, ऐसा है कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था की समस्या ये है कि जो पैसा है वो सर्कुलेशन में होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी के तकिए के नीचे या जमीन के नीचे रखा जाता है, वो बिजनेस में चलता रहता है। और इसलिए जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा रोटेट कर रहे हैं
और जैसे कि कहा गया है जनधन योजना में, या जैसे कि वर्कर्स को सैलरी देना या बेनामी कंपनियों के जरिए ये पैसा रोटेट होके आ रहा है। मेरा अनुमान है कि 95% तो जरूर आ ही जाएगा वापस, और बाकी जो है वो भी किसी न किसी फॉर्म में मुझे लगता है सर्कुलेशन में आएगा। दूसरी बात यह है कि कैश की जितनी शॉर्टेज है और जो होर्डिंग है, तो मुझे लगता है आरबीआई को 14.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रिंट करना पड़ेगा और वो सर्कुलेशन में डालना पड़ेगा। जब शॉर्टेज कम होगी तभी समस्या वापस हल आएगी। तो ये जो तरीका था कि इससे हम काले धन पे अंकुश लगाएंगे, वो मेरा मानना है कि सही नहीं है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो तौर तरीके हैं वो तो वैसे ही चल रहे हैं। जो मतलब नकली दवा बनाएगा या जो ड्रग ट्रैफिकिंग करेगा वो वैसे ही करता रहेगा, जो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग बिजनेस में करता है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर एक समय मान भी लिया जाए कि थोड़ा बहुत कैश नहीं आता है, तो जैसे ही जो अर्थव्यवस्था नॉर्मल आएगी वो दोबारा उतना कैश ब्लैक इकोनॉमी में जनरेट हो जाएगा। सवाल है कि अर्थव्यवस्था नॉर्मल कब होगी? सुनील अलग जी, क्या कम से कम 1 महीने के बाद ये एक अंदाजा आरबीआई की तरफ से नहीं आना चाहिए? उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए कि पता तो चले कि वो सारे नोट कब तक प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम में कब तक पैसा आ जाएगा। उनके खुद के फिगर्स है कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए नए नोटों में सिस्टम में आ गए हैं, यानी 15 लाख करोड़ गए, 4.5 लाख करोड़ रिप्लेस हुए हैं। शॉर्टेज तो डेफिसिट वहां दिख रहा है। देखिए, नहीं, आप देखिए, मैं अरुण कुमार जी तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए, जो आप घर में जब आप पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो आप ये थोड़ी समझ के करते हैं कि कॉकरोच वापस नहीं आएगा, आ जाता है। तो अगर आप कहेंगे हमको करना ही नहीं है, लेट कॉकरोचेस कम, अब 6 साल के बाद फिर कोई भी देश में, पूरे पृथ्वी में, कोई अर्थ में कोई कंट्री नहीं है जहां बिल्कुल कैशलेस हो गई है या कोई काला धन नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो मैं कहता हूं इंडिया में, अगर अब सब पैसे आ गए हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो अब टैक्स लगेगा ना उनके ऊपर, जिनके पास नहीं था पहले, जिनके पास था। तो अगर टैक्स बेस वाइड हो जाएगा तो टैक्स रेट तो वैसे ही कम हो जाएगा 1 फरवरी को। मेरी उम्मीद में यही है। अब ये आप कहते रहिए, आप रोते रहिए कि कोई फायदा नहीं हुआ, ये वो हुआ, तो आप 3-4 महीने के लिए तो इंतजार करिए कि क्या होगा। और ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि जो अगर पकड़े गए, देखो पहले तो देश में ये हो रहा था, कहीं भी आप बाहर जाइए, आप कहेंगे कि मुझे आप 200 यूरो का नोट का चेन दे दीजिए, वो कहेंगे आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है क्या? यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड निकालिए, वो कहेंगे आपके पास कैश नहीं है क्या? तो जो सिस्टम है, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैंकिंग में पैसे आ गए हैं। मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ है आरबीआई, एक तो वो जो मैं कह रहा हूं कि यू हैव टू वेट टिल फरवरी, आफ्टर द 1 फरवरी बजट भी क्या होगा। बट जो आरबीआई ने किया है, इट इज डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज वो कह रहे हैं कि 1.75% हमने जनवरी से कम कर दिया है। बैंकों ने शुड हैव ट्रांसफर्ड इट एंड गिवन इट टू वेरियस द अदर एरियाज, दे हैव नॉट रिड्यूस्ड इट। अगर फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल, आप दुनिया में ऐसा कभी मूव नहीं हुआ है, सब लोग अपने कंक्लूजन्स अभी 2 महीने में दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, सेकंड क्वार्टर में असेस करेंगे। मैं समझ रहा हूं अच्छा है, अरुण कुमार जी कह रहे हैं खराब है, कोई और कहेगा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी ठीक है क्या लोगों में कि देखें क्या पेशेंट। प्रॉब्लम ये है सुनील अलग जी, और अब ओपन डिबेट है और भी आ सकता है इसमें, कि एक अनसर्टेनिटी जो पैदा हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी से सवाल पूछा गया कि जो 30 दिसंबर की डेट है डिपॉजिट करने की, क्या उसकी समीक्षा हो सकती है? उनका जवाब था, और अब चाहे तो हम साउंड बाइट भी आपके लिए चला सकते हैं, कि समीक्षा कभी भी हो सकती है, इस वक्त के लिए तो आखिरी डेट